नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुफ्त की रेवड़ी बांटने जैसी घोषणाओं और योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकारों को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अदालत ने इनसे 4 हफ्ते में जवाब भी मांगा है। कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने नई जनहित याचिका को पहले से चल रही अन्य याचिकाओं के साथ जोड़ दिया है। सभी मामलों की सुनवाई अब एक साथ हो रही है। जनवरी 2022 में बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय फ्रीबीज के खिलाफ एक जनहित याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। अपनी याचिका में उपाध्याय ने चुनावों के दौरान राजनीतिक पार्टियों के वोटर्स से फ्रीबीज या मुफ्त उपहार के वादों पर रोक लगाने की अपील की थी। इसमें मांग की गई थी कि चुनाव आयोग को ऐसी पार्टियों की मान्यता बिल्कुल रद्द कर देनी चाहिए। फ्रीबीज पर रोक की चर्चाएं लगातार होती रहती हैं, लेकिन क्या ये संभव है? क्यों चुनाव आते ही फ्रीबीज की बौछार होने लगती है? क्या मुफ्त की रेवड़ी बांटे बिना जीत नहीं मिल सकती? इन्हीं सवालों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन पहले फ्रीबीज पर कुछ बयान सुनो। देश के अंदर आज़ादी के 75 साल के बाद ये कहा जाएगा कि फ्री शिक्षा देना रेवड़ी है, तो हमारे गरीबों के बच्चे शिक्षा के लिए कहाँ जाएंगे? अगर ये कहा जाएगा कि केवल और केवल पैसे दे के इलाज होगा, सरकारी अस्पताल बंद, डिस्पेंसरी बंद, लोगों को फ्री में इलाज नहीं मिलेगा, तो आधे से ज़्यादा लोग तो मर जाएंगे। आज प्राइवेट के अंदर इतना महंगा इलाज है। इसको फ्री रेवड़ी कहना गलत है। इसको जनता के कल्याण की बात कहा जाएगा। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी इस सोच को हराना है। आप जाइए, कर्नाटक में जाइए, कर्नाटक की महिलाएं बस में जाने के लिए 1 रुपया नहीं देती हैं, मुफ्त में घूमती हैं। कहीं भी जाना हो कर्नाटक में, कर्नाटक की महिलाएं फ्री में जाती हैं। हर महीने उनके बैंक अकाउंट में सीधा पैसा आता है, सरकार पैसा देती है। सरकार जनता के लिए चलनी चाहिए। सरकार किसी संगठन के लिए या 1-2 बड़े उद्योगपतियों के लिए नहीं चलनी चाहिए। और ऐसी ही सरकार हम यहां मध्य प्रदेश में चलाना चाहते हैं। हम अपने पॉलिटिकल पैनल पर चले, लेकिन उससे पहले देश का सवाल क्या है? आज देश का सवाल है, फ्रीबीज से जब नुकसान है तो देने का ऐलान क्यों किया जाता है? क्या सत्ता पाने के लिए देश के खजाने को लुटाते रहेंगे? क्या रेवड़ी कल्चर पर कभी फाइनल रोक लग पाएगी? फ्रीबीज जरूरी है या सियासत की मजबूरी? इन्हीं 3-4 सवालों के इर्द गिर्द आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ निगाह अब्बास, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ रही हैं। दीपक झा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ स्टूडियो में है। डॉक्टर अभिषेक राय, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ हैं। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव, अजीत गुट, एनसीपी की तरफ से हमारे साथ हैं। और शुभ मल्होत्रा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से। निगाह अब्बास जी, आपसे शुरू करूंगा। ये कोई पार्टी कहे कि नहीं साहब हमने ऐलान नहीं किया, हालांकि जो मैंने पढ़ा ये कल्चर बेसिकली साउथ से आया। साउथ में ऐसा था कि आदमी टेलीविजन बांटता था, बाइक्स बांटता था, प्रेशर कुकर्स बांटता था उस जमाने में। मैं लेट 70s और अर्ली 80s की बात कर रहा हूं। वहां से ये कल्चर आया। अब ये कल्चर डोमिनेंट है। अब ये कहें कि कोई राज्य इससे अछूता है, नहीं है। अब आप कर्नाटक हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, हर जगह होता है। अच्छा, ये सारी चीजें जब बढ़ जाती हैं जब चुनाव आ रहे होते हैं। आदमी बताता है साहब इतना मुफ्त बिजली ले लीजिए, पानी ले लीजिए, फ्री मेडिकल सुविधा ले लीजिए, ये सारी चीजें। अब
कुछ सत्ता दल ऐसे हैं, राजनीतिक दल ऐसे हैं जो मानते हैं कि नहीं साहब ये पब्लिक वेलफेयर में आता है, जन कल्याण में। लेकिन एक बड़ा वर्ग है जो मानता है कि नहीं साहब टैक्स पेयर्स का पैसा है, आप अपने हिसाब से क्यों बांट दे रहे हैं सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए। निगत अब्बास जी। आवाज मिल रही है आपको निगत? हाँ जी, मिल रही है जी बताइए। नहीं, मुझे आपके सवाल नहीं सुनाई दिया। जब आपने पूछा आवाज मिल रही है, सिर्फ वही सुनाई दिया। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर लेता हूं। ये कल्चर बेसिकली साउथ से आया था, लेकिन अब डोमिनेंट है हर राज्य में। और जब चुनाव आता है तो खुल के लोग वादे कर देते हैं, उसमें से मान लीजिए 80% भी पूरा होता है। तो राजकीय कोष जो है और जो टैक्स पेयर्स का पैसा है उसके प्रति ये बोझ है। क्या आप मानती हैं कि ये वेलफेयर है या फिर वही है रेवड़ी कल्चर है कि साहब जनता को आप दे दीजिए, उसके बदले में वोट ले लीजिए? देखिए, पहली बात तो हमें समझना पड़ेगा कि वेलफेयर में और रेवड़ी कल्चर में जमीन आसमान का फर्क। वेलफेयर में आप स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, महिला सशक्तिकरण को लेकर काम करते हैं। जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन यानी अंत्योदय, जो भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती आई है, हमारी सरकार लगातार कहती आई है कि अंत्योदय की मदद करनी, वो होता है वेलफेयर। अब फ्री रेवड़ी कल्चर क्या होता है? आप देखिए, हम सभी ने हवाई जहाज में यात्रा करी। हवाई जहाज में यात्रा करने के दौरान एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें कहते हैं अपनी कुर्सी की पेटी को मजबूती से बांध लीजिए और अगर हवा का दबाव कम होता है तो पहले खुद ऑक्सीजन मास्क पहनिएगा, फिर दूसरों की सहायता करिएगा। यहाँ पर हम एग्जाम्पल देते हैं राजस्थान यानी गहलोत सरकार का, जो खुद वेंटिलेटर पर चल रही है और ये सोच रही है कि हम जनता को ये बोलेंगे कि हम रेवड़ियां देंगे फ्री की और जनता हमें वोट दे देगी। अरे दीजिएगा कैसे? मैं नहीं कह रही हूं, ये आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि राजस्थान यानी गहलोत सरकार ने 4,71,000 करोड़ का कर्ज लिया था जो डेट में चल रहे हैं। और अभी हाल ही में इन्होंने 1,91,000 करोड़ का और डेट लिया। जो बाकी सरकारों को अगर हम कंपैरिजन करें तो जितनी बाकी सरकारों ने कर्ज लिया उसमें 30% ये कुल बैठता है। तो सबसे अधिक इन लोगों ने कर्जा लिया और उसके ऊपर गहलोत सरकार ये कह देती, पहले तो ये कर्जा है, उसके ऊपर गहलोत सरकार ये कह देती है कि हम तो 50 यूनिट तक मुफ्त बिजली दे देंगे। कैसे दीजिएगा मुझे बताइए, कि गणित तो समझाइएगा आप, क्योंकि 6,000 करोड़ का तो वित्तीय बोझ आप पर आ ही जाएगा। इसके अलावा आप लोग 1,33,000 करोड़ महिलाओं को मुफ्त फोन देने की बात करते, दीजिए, पर कैसे दीजिएगा उसका ब्लूप्रिंट दीजिए। प्रॉब्लम यहाँ है कि जब लोग वादे कर देते हैं और इनका जीडीपी कम होता जा रहा है। आप देखिए, राजस्थान की मैं पर्टिकुलरली बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सबसे हाईएस्ट इन्हीं का डेट है। अगर आज की तारीख में हम बात करें तो राजस्थान की बात करना जरूरी है कि 40% जीडीपी का तो इन लोगों ने कर्ज उठा रखा है। और अगर विकास दर की बात करें तो कुल 1% पे इन लोगों का विकास हो रहा है। तो मुझे बताइए किस प्रकार कांग्रेस पार्टी इन सरकारों को संभालेगी और लोगों को मुफ्त जो वादे कर रही है वो देगी। आपने एक स्पेसिफिक एग्जांपल भी दिया है और इलेक्शन गोइंग स्टेट भी है, थोड़ा सा कंपेयर भी करेंगे, आपको डाटा भी दिखाएंगे मध्य प्रदेश का। मुझे आखिरी 10 सेकंड दीजिएगा, उसके बाद आप बोलिएगा। कांग्रेस की ही मैं बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि इन्हीं के कर्नाटक के डिप्टी सीएम शिव कुमार जी ने तो हाल ही में कहा है कि भैया हमने तो इतने वादे कर दिए हैं। 5 जो फ्री गारंटी की बात करी थी जिसमें एक भी स्वास्थ्य की बात नहीं करी इन्होंने, शिक्षा की बात नहीं करी इन्होंने, महिला सशक्तिकरण की बात नहीं करी, दर से नीचे जो बीपीएल जो गरीब लोग हैं उनकी योजनाओं के लिए बात नहीं करी। पर जो 5 गारंटियां दी थी उनको ही हम भरने में इतने त्रस्त हो जाएंगे कि हमारे पास पूरे साल का विकास करने के लिए पैसा ही नहीं है। भैया पैसा नहीं था तो ये ब्लूप्रिंट तो सरकार में आने से पहले बनाना था। 6 महीने हुए नहीं, जुम्मा 8 दिन हुए नहीं सरकार बनाए हुए। जो नोटिस है निगत सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश को भी दी है, तो कंपैरिजन बिल्कुल मैं तो हाँ, ऐसा नहीं कि कोई एक राज्य तक ये सीमित, और मैं इसको सीमित भी नहीं रखना चाहता हूं, ये सभी राज्य में। हमारे साथ दीपक झा जी हैं। दीपक जी, क्योंकि निगत ने कांग्रेस की बात करी है, कांग्रेस रूल्ड स्टेट, और गहलोत साहब के स्टेट की बात करी, उन्होंने कहा साहब आप सिलेंडर बांटिए, मोबाइल फोन बांटिए, ओल्ड स्कीम पेंशन ले आइए, स्वास्थ्य में आप एक 25 लाख रुपए तक का बीमा दे दीजिए। पैसा कहां से लाएंगे? सबसे ज्यादा डेप्थ राजस्थान पर है। तो आप बांटते रहिए, लेकिन आपके पास हो, कमाई हो तब बांटिए। देखिए, लोन लेकर डेप्थ में जाकर जो आपका खजाना है उसको लुटाइए, ये कहां तक वाजिब है? रजत भाई, सबसे पहले भाजपा यहाँ पर अपना स्टैंड क्लियर करे कि वो फ्री बीज रेवड़ीज जो कह रही है मुफ्तखोरी, उसके अगेंस्ट है या उसके साथ है। फिर हम बात करेंगे, क्योंकि राजस्थान में जाएंगे
और जहां पे कांग्रेस के कर्नाटका में जाएंगे, एक गलत हो जाएगा, डबल स्टैंडर्ड की बात हो ठीक जाएगी। है। तो भाजपा अपना स्टैंडर्ड साफ करे। यहाँ पे आप कांग्रेस को गाली देने के लिए नहीं बुलाएं भाजपा को। भाजपा से आपने भाजपा का मत पूछा है कि भाजपा बताए उसका फ्री बीज में क्या है जो इनके चीफ मिनिस्टर घोषणावीर नकली मामा मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। मैं स्टेट वाइज नहीं आऊंगा। बात यह है कि इस देश में फ्री कुछ नहीं है, आपको ये समझना पड़ेगा। हम और आप टैक्स देते हैं उस वर्ग के लिए जो गरीब है, बेसहारा है, उसको हम मेन धारा पे ला सकें। वो शिक्षा के लिए भी होता है, स्वास्थ्य के लिए भी होता है। देश में जितनी यूनिवर्सिटीज चल रही हैं सरकार के द्वारा, सरकार की तरफ से, वहां पे बच्चे फ्री में शिक्षा भी लेते हैं। एम्स जैसे हॉस्पिटल खुले हुए हैं, वहां फ्री में इलाज भी करते हैं। लेकिन सरकार की समस्या क्या है? सरकार एक व्यक्ति केंद्रित इस देश की अर्थव्यवस्था बनाना चाहती है। उस व्यक्ति की जीडीपी बढ़ेगी तो कहेंगे भैया देश की जीडीपी हम 5 ट्रिलियन ले जाएंगे। उस व्यक्ति के पास ग्रीन होगा, एनर्जी होगा, गैस होगा, डीजल होगा, पेट्रोल होगा। तो एक व्यक्ति केंद्रित व्यवस्थाएं बनाना चाहते हैं। बात यह है कि जब आप फ्री बीज की बात करते हैं, चुनाव आयोग, चुनाव संहिता लगने से पहले मोदी जी चुनावी राज्यों में जाके 10-10 रैली करते हैं, सरकारी कार्यक्रम का उद्घाटन करते हैं और वहां पे जाके विपक्षी दलों पे निशाना साधते हैं। आप ये बताइए कि देश का पहला प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी या नहीं कि जो सरकारी कार्यक्रम में जाके विपक्ष को गाली देते हैं? तो एक कौन सा सरकारी घोषणा करते हैं मोदी जी? आप देश को बताइए। तो फ्री बीज की बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी, ये बताइए। 10 सेकंड और दीजिए। मैं आप ही पास, मैं 10 सेकंड थोड़ा सा इसको अलग करना चाहता हूं। 10 सेकंड दीजिए। आ रहा हूं आप ही के पास, मैं कहीं जा नहीं जा रहा, कहीं नहीं जा रहा हूं। 80 आपके करोड़ पास लोगों को हूं। आपने मैं ये जानना अनाज चाहता हूं कि अगर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिल रहा है, वो सही है या गलत? रुकिए, अगर 200 यूनिट तक बिजली फ्री है गरीबों के घर में, किसी, मुझे लगता नहीं कि जो अपर क्लास हो या मिडिल क्लास हो 200 यूनिट बिजली से ज्यादा ही इस्तेमाल होता हो पानी का, तो वो जो स्लैब बनाया है वो उनके लिए बनाया है जिन्हें जरूरत है। जैसे सब्सिडी भी था तो कैंपेन चला, गिव अप सब्सिडी, बहुत सारे लोगों ने सो मोटो उसको छोड़ा। तो क्या इसको फ्रीबीज में रखा जाए या इसको अलग रखा जाए? अगर गरीबों के हाथ में मोबाइल जा रहा है तो ये ठीक है या गलत है? मैं ये आप लोगों से जानना चाहता हूं। रजत जी, जो बस में महिलाएं सफर करेंगी ना, वो दिल्ली वाली महिलाएं नहीं होंगी जो ऑफिस जाती हैं, जिनके पास अपनी कारें हैं, सक्षम है। बस में वही लोग जाते हैं जो सफर करते हैं, जो बेचारे नहीं चल सकते, कार अफोर्ड नहीं कर सकते, स्कूटर मोटरसाइकिल अफोर्ड नहीं कर सकते। आप ये देखिए ना, आप इस बात को समझेंगे। भाजपा के लोग नहीं समझ सकते क्योंकि वो एक ही व्यक्ति के हाथों देश की सारी कंपनियां बेचना चाहते हैं। ठीक है। बात यह है कि आप स्कूटर वहां पे लाना चाहते हैं, घोषणा करते हैं, शिवराज सिंह घोषणा करते हैं। वहां पे आपने अभी देखा, नरेंद्र मोदी जी ने देखा आपने कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी कहते हैं रिमोट दबाया और किसानों के अकाउंट में 2000 रुपया पहुंच जाता है। आ रहा हूं दीपक, एक मिनट तरीके से निकट जी, 10 सेकंड हो गया, 1 मिनट आ रहा हूं। निकट जी, ये 2000 रुपए मैं आपसे भी जानना चाहता हूं, जैसा इन्होंने बताया जो जरूरतमंद है उनको तो रीच आउट करना पड़ेगा, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या केंद्र की सरकार हो। यही अब ये जो रेवड़ी कल्चर है, फ्री बीज है, ये लग्जरी में आ जाए जब आप टीवी बांटना शुरू कर दीजिए। रजत भाई, 1 मिनट आ रहा हूं दीपक भाई, आ रहा हूं 1 मिनट, अभी दो मेरे पास वक्ता और भी है, उनके पास भी आ रहा। निकट जी, एक छोटा जवाब, इसकी लक्ष्मण रेखा कैसे खींची जाए? राजनीतिक दल कैसे क्लियर करें कि नहीं साहब ये वोट बैंक के लिए नहीं है, ये तो नीडी के लिए है? मैंने शुरुआत में अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखा। दीपक जी शायद उस समय जुड़े नहीं होंगे कि वेलफेयर स्कीम्स में और रेवड़ियों में क्या अंतर है। आप दोबारा डिबेट को जाकर सुन लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। पूरे देश में चलाई जा रही है। अगर जिनके पास, बच्चों के पास, जिनके घर में बिजली नहीं है, उनको बिजली देना सरकार का काम बनता है। आपकी तरह नहीं कि गैस सिलेंडर दे दिया, लेकिन गैस इतनी महंगी कर दी है कि जनता खरीद नहीं सकती, गरीब गैस सिलेंडर खरीद नहीं सकता। दीपक, एक बार उनको अपनी बात कंप्लीट कर लें दीपक, एक बार उनको अपनी बात कंप्लीट कर लें दीजिए। आपने अपनी बात रखी है, मुझे और वक्ताओं के पास भी जाना है। निकट जी, 40 सेकंड में एक बार वाइंड अप करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैंने पहले तो आपको डिफरेंस बता दिया। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं रेवड़ियों की। और इन्होंने जो कहा कि क्या हमें जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उन तक नहीं पहुंचना चाहिए, बिल्कुल पहुंचना चाहिए। पर मैं इसी बात को तो पहले पूछ रही थी, अभी बात मेरी पूरी नहीं हुई थी कि आपने समय किसी और को दे दिया था। कोई बात नहीं, अब आप मुझे बताइए, कर्नाटक में शिव कुमार जी ने जो डिप्टी सीएम, उन्होंने कहा ना कि हमारे पास पैसा नहीं है। हम लोगों के पास तो विधायक फंड देने के लिए भी इस समय पैसा नहीं है। पूरे 1 साल तक हम विकास के लिए पैसा नहीं दे सकते, हम विकास नहीं कर सकते।
5 आपकी गारंटियां थी कि हम महिलाओं को मुफ्त या बस में सफर यात्रा देंगे, तो कैसे दीजिएगा जब आपके पास पैसा ही नहीं है? पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा बिलो द पॉवर्टी लाइन पे पहुंचना है, आप ये कह रहे हो वहां पर मेरे को रजत भाई, एक मिनट दीपक आ रहा हूँ, एक मिनट दीपक आ रहा हूँ, एक मिनट सुनिए मेरी बात, अरे सुनिए मेरी बात, 10 सेकंड सुनिए दीजिएगा मेरी फिर। आ रहा हूँ। जोड़ दीजिए। आप वहां कह रहे हो कि 18 से 25 उम्र के जो बच्चे हैं और जो ग्रेजुएट बच्चे हैं, जो बेरोजगार हैं, उन्हें हम 3000 रुपए देंगे। कैसे दीजिएगा मुझे बताइए? और जो ग्रेजुएट है आप उनको जॉब देंगे या फिर 3000 रुपए महीना देंगे? मुझे ये बताइए। कह रहे डिप्लोमा जो बच्चों ने कर रखा है उनको हम 1500 रुपए देंगे। कैसे? आप जॉब पर, स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर फोकस करिएगा कि जो ग्रेजुएट बच्चे उनको बोलिएगा घर बैठिए, हमारे पास जॉब तो देने को है ही नहीं, पर आप 3000 रुपए ले लीजिए। मैं ये जानना चाहती हूँ आपका ब्लूप्रिंट तैयार क्यों नहीं था? क्योंकि सीएम कह रहे कांग्रेस पार्टी के कर्नाटक में हमारे पास विधायक के लिए फंड नहीं है। और इन्होंने जो ओपीएस की जो आप बात कर रहे थे भाई, ओपीएस की मुझे बताइए, इन्होंने कहा कि हम ओपीएस लागू करेंगे। कहां पर लागू करेंगे? हिमाचल प्रदेश में 75,000 करोड़ का कर्ज आप वहां पर लेकर बैठे हुए हैं। आप लोग जो व्यवस्था होती है हिमाचल प्रदेश की उसको खराब कर कर ठीक है, आ रहा हूँ। एक बार शुभ मल्होत्रा जी के पास जाना है। ठीक है, निकट जा रहा हूँ। 10 सेकंड में दीपक ये समझा दीजिए कि जो आप पुरानी पेंशन स्कीम हिमाचल में लागू करना चाहते हैं या कर्नाटक में जो आपने इतनी बड़ी और ऐतिहासिक घोषणाएं करी हैं, इसका पैसा कहां से आएगा? रजत भाई, सबसे पहली बड़ी बात आप ये बताइए, ये जो डिबेट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आधार पे कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल पूछा सरकारों से, अगर इसको कांग्रेस बनाम बीजेपी करना है तो मैं आपको सारे जवाब दे देता हूं। भाजपा प्रवक्ता यहाँ कर्नाटक और राजस्थान करना चाहते हैं, इनसे ये पूछ लीजिए जो योगी आदित्यनाथ 3600 करोड़ रुपए का टेबलेट बांटने का घोषणा किए हैं, क्या अपने घर से लाएंगे या भाजपा पार्टी के घर से लाएंगे? तो ये बताइए देश को, इसको बैठ के सार्थक चर्चा करने की जरूरत है, एक विचार करने की जरूरत है। ठीक है, आ रहा हूं। इसको सीमित नहीं रखेंगे क्योंकि और राज्य भी हैं और बहुत सारी पार्टीज हैं। एक बार शुभ मल्होत्रा जी के पास मुझको जाना है। आ रहा हूं दीपक, एक मिनट आ रहा हूं शुभ मल्होत्रा जी के पास। शुभ जी, कर्नाटक अरविंद केजरीवाल सरकार, चाहे वो पंजाब हो चाहे वो दिल्ली हो, बहुत सारी योजनाएं थी। और नॉर्थ इंडिया में मैं बिल्कुल इस बात से परहेज नहीं करूंगा कि अगर कई बहुत सारे पॉलिटिकल दल ऐसे हैं जो पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज है, लेकिन उन्होंने इस घोषणाओं को, इस कल्चर को अरविंद केजरीवाल साहब के फॉलो किया है। चाहे वो बिजली वाला हो, पानी वाला हो, स्कूल्स वाला हो, हॉस्पिटल्स वाला हो, ये फॉलो किया पॉलिटिकल पार्टीज ने। ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट कह रही है, हालांकि नोटिस आपको नहीं मिला है, वो जहां जहां चुनाव है वहां नोटिस सर्व हुआ है, कितना बोझ होता है सरकारों पर, खासतौर से दिल्ली और पंजाब की आप बात करिए। आप घोषणा कर देती हैं, उसके बाद कहती हैं साहब पैसा लाओ, फिर आप आदत डाल दे रही हैं, वही मुफ्त की रेवड़ी। लोगों को आदत पड़ जाती है कि साहब मुफ्त की बिजली चाहिए, मुफ्त का पानी चाहिए, मुफ्त की दवाई चाहिए, हर चीज मुफ्त की चाहिए। किसी को भी मुफ्त का आइटम खराब नहीं लगता, कहता भैया भेज दो, कोई नहीं कहेगा नहीं हमको नहीं चाहिए। लेकिन कब तक? क्या जो विकास दर है इससे वो कमजोर नहीं होगी? दूसरा, क्या ये आर्थिक संकट की तरफ लॉन्ग टर्म में आपको नहीं ढकेलेगा? शुभ मल्होत्रा जी। अब अगर आर्थिक बातें करें तो डेटा सबके सामने है कि दिल्ली उन बहुत ही चुनिंदा राज्यों में है भारतवर्ष के जो एक पॉजिटिव बजट देती है। और माननीय अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनने के पहले ऐसा नहीं था। ये तो सोशल वेलफेयर जो आप, और बिल्कुल आपने सही बात बोली कि एक प्रकार के पायनियर हैं इसमें। और फ्रीबीज एक तरह से देखिए, अगर कोर्ट चाहती तो हमें भी भेज सकती थी, क्योंकि अगर इसको जो ये सोशल वेलफेयर स्कीम चला रहे हैं उसको अगर फ्रीबीज में क्लासिफाई करना है तो क्लासिफाई कर रहे हैं, और वो चल रही है अभी स्कीम, चाहे वो मुफ्त की बिजली हो, मुफ्त पानी हो, फ्री हेल्थ केयर हो, फ्री एजुकेशन हो, महिलाओं के लिए फ्री ट्रांसपोर्टेशन हो, फरिश्ते स्कीम हो, तो ये सब चल रही है स्कीम्स, तो कोर्ट हमें भी भेज सकती थी। लेकिन हमारा ये जो सारा मॉडल है ये मुफ्त का मॉडल नहीं है। ये टैक्स पेयर हमें पैसा देते हैं और हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, एक जिम्मेदार सरकार है, और बहुत ऑनेस्टली टैक्स पेयर को उसी पैसे में से हम उनको सोशल वेलफेयर दे रहे हैं। अभी हम भारतवर्ष में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए। पढ़े लिखे अगर हमारे केंद्र में सरकार होती पढ़े लिखे लोगों की, तो हो सकता है वो इसमें थोड़ा सा सोच चिंतन कर पाते कि कैसे सोशल वेलफेयर को स्ट्रेंथन किया जाए इंडिया में। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि वो कर नहीं पाएंगे कभी भी। लेकिन दिल्ली में हमने ये सारी जो अभी चीजें मैंने गिनाई ये करके, उसके बावजूद हमने पॉजिटिव रेवेन्यू दिया है,
हमने साथ में दिल्ली में महंगाई भी, हमारी भारतवर्ष की कंपैरिजन में महंगाई दिल्ली जो इन्फ्लेशन है वो लगभग आधी है। तो आप देखिए कि ये बहुत ही इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग और साउंड, और आप जो कह रहे हैं कि कब तक, ये बहुत ही सस्टेनेबल मॉडल है और ये इस जनरेशन के लिए नहीं, आने वाली कई सरकारों के लिए बनाया गया। और हमें बहुत खुशी होती है जब दूसरे स्टेट में जाकर के, अब मान लीजिए अमित शाह जी ने यूपी में जाकर के अभी साल भर पहले अनाउंस किया कि मैं भी केजरीवाल जी की तरह मुफ्त पावर दूंगा, या फिर कहीं पर हिमाचल प्रदेश में जाकर के भाजपा ने कहीं पे प्रॉमिस करा, खैर एलपीजी सिलेंडर वगैरह का तो उन्होंने कराई है। तो ये सब जो चीजें होती हैं, जो टैक्स पेयर के पैसे की अकाउंटेबिलिटी की चीजें होती है, उसमें जागरूकता आ रही है, लेकिन उसको अगर डिलीवर करना है तो उसके लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी ठीक है। और वो काम अरविंद केजरीवाल जी ने खुद को मैं 10 साबित सेकंड कर में दिया जवाब है। देना चाहती हूँ ठीक शिंदे की बात का। नीरज जी थोड़ा सा, क्योंकि हमको बृजमोहन जी के पास और अभिषेक राय जी के पास भी जाना है। ठीक है शुभ, मैंने पॉइंट ले लिया। आपका कहना है कि पैसा आपने ठीक ठाक रेवेन्यू आपके पास है, कोई दिक्कत नहीं है, टैक्स पेयर्स का मनी है, सही जगह पर आप इन्वेस्ट कर रही हैं, ठीक है। ठीक है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये रजत जी, छोटी सी चीज बोलूंगी कि दिल्ली की जनता ने हमारे ऊपर 3-3 बार इतने भयंकर रूप से भरोसा जताया, पंजाब की जनता ने हमें इतनी बार बताया। यही होता है, देखिए आप कहेंगी भरोसा है, लोग इस बात को कहेंगे कि जब आपने बिजली पानी फ्री कर दिया तो भरोसा क्यों नहीं होगा। ठीक है निगत, छोटा सा रिप्लाई 40 सेकंड में। थैंक यू। क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी की भी प्रवक्ता बैठी और इन्होंने कुछ दिए नहीं। खैर मैं बता देती हूँ, पंजाब की बात करते हैं, ये तो कांग्रेस से भी एक कदम आगे है। आरबीआई की सख्त गाइडलाइन है रजत भाई कि 30% से ज्यादा, जीडीपी का 30% से ज्यादा आप डेट नहीं रख सकते, कर्ज नहीं ले सकते, लोन नहीं ले सकते। इनका 53% है और सब छोड़ो 47,000 करोड़ के कर्ज में डूबे। और भगवंत मान ने अभी चिट्ठी लिखी है गवर्नर को पंजाब के कि भैया 27,000 करोड़ तो हमारा सिर्फ मुनाफा जा रहा है, हम क्या भाई सालों साल हो गए हैं कि लगातार मैडम आंकड़ों पर चलिएगा, रेवेन्यू बढ़ रहा है, शांति रखिए, शांति रखिए। सुना कि आप कितना बैठकर मेरे से आंकड़ों के साथ बात करिए। भगवंत मान ने चिट्ठी लिखी है गवर्नर को, 27,000 करोड़ का सिर्फ मुनाफा यानी इंटरेस्ट दे रहे हैं आप लोग, 47,000 करोड़ का आप लोग 53%, 30% आरबीआई सरकार थी पंजाब में, आपकी भी सरकार थी। ये जो लोन है ये हमें लेगेसी में मिला है आप ही लोगों के जैसों की सरकारों से, तो इसीलिए इसको भी लेकिन ठीक किया जा रहा है। अभी आप लेटेस्ट जो रिपोर्ट्स आई हैं पंजाब में, 47,000 करोड़ का है कर्ज, उसके बाद आप देख लीजिए। लेकिन कोई जो आप कह रहे हैं कि आपको लेगेसी में मिला, आज पता चला है। ठीक है आ रहा हूं, ये बात प्रतिवाद चलता रहेगा, आ रहा हूं। एक बार बृजमोहन जी को जोड़ लेते हैं। बृजमोहन जी आप भी सरकार में, महाराष्ट्र में बड़ा स्टेट है और आर्थिक राजधानी में मुंबई को कहा जाता है। आ रहा हूं निकट जी, आ रहा हूं। इस पर आपकी राय क्या है? क्या इस पर भी कोई कानून बन जाएगा? जैसा सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, 4 हफ्तों का वक्त भी है, जब जवाब आएगा तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि साहब राजनीतिक दलों को कहां तक जाना चाहिए वादा करने के लिए, कितना मुफ्त बांटना चाहिए ये भी तय हो सकता है मैं टैक्स पेयर हूं, मैं टैक्स देता हूं, मैं कहूं भाई मुझे नहीं अच्छा लगता कि मेरी सरकार ये चीज फ्री में बांटती है, हो सकता है मुझे ना अच्छा लगता हो, ये भी हो सकता है। कोई टैक्स पेयर से पूछा तो जाता नहीं है पॉलिसी बनाने से पहले, और जो भी बड़ी पॉलिसी आती है वो चुनाव के इर्द गिर्द ही आती है। मैं देश के सर्वोच्च न्यायालय को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि उन्होंने एक गंभीर विषय को पे अपनी बात को रखने का राज्यों को मौका दिया है। ये बात बिल्कुल सच है कि राज्य जिस प्रकार से घोषणाएं करते हैं वो उनकी अर्थ की जो उनकी आमदनी है उसके संतुलन में है या नहीं, ये तो मुद्दा बिल्कुल निश्चित रूप से है। लेकिन जैसा कि अभी आप कह रहे थे कि मतदाता को ये अधिकार होना चाहिए कि उससे हम टैक्स लेते हैं, टैक्स के एवज में अगर हम उसको कोई सुविधाएं दे रहे हैं तो वो उसको चाहता है या नहीं चाहता। तो जब वो वोट देने जाता है उसी समय वो उससे अपनी सहमति और असहमति दर्ज करा देता है। तो मैं सोचता हूँ ये बात बिल्कुल नहीं हो जाएगी कि हम उससे पूछने जाएं। ये बात सच है कि हमारे संविधान में कल्याणकारी राज्य की कल्पना की गई है और ये माना गया है कि जो हमारे यहाँ के जो कमजोर वर्ग है, जो लोग वंचित लोग हैं, उनका ध्यान रखेगी सरकार और उनके लिए ऐसी योजनाएं बनाएगी जिससे कि उनको उसका लाभ मिल सके। अब मुद्दा ये आता है कि इसके बीच में बहुत बारीक रेखा है कि हम रेवड़ी बांट रहे हैं या हम वाकई सामाजिक संतुलन वही रेखा जानना चाहता हूं सर। जी क्या बोला रजत भाई आपने? उसी रेखा को समझने की कोशिश कर रहा हूं सर, थोड़ा प्रकाश डालिए उस पर। जी अब देखिए बात ये होती है कि कुछ योजनाएं ऐसी होती है जो सार्वजनिक उपयोग के लिए होती है और कुछ योजनाएं वो होती है
जो व्यक्तिगत लोगों के को सहयोग देने के लिए होती है। ये रेवड़ियों का जो मैं जो समझ पाता हूँ, जितना कि मेरा राजनीति में अनुभव है, मुझे ऐसा लगा कि जब हम लोग व्यक्तियों को कोई सुविधाएं देने की बात करने लगते हैं, व्यक्तिगत सुविधाएं, जैसे कि मकान देने की बात करें, हम गैस देने की बात करें, लैपटॉप देने की बात करें, तो ये निश्चित रूप से उस सुविधा का हिस्सा है जिसे हम रेवड़ी में कह सकते हैं। लेकिन उसके पीछे भी ये देखना पड़ता है कि जिन वर्गों को वो सुविधाएं दे रहे हैं, वाकई वो उसकी उनको जरूरत है या नहीं, या बगैर उसकी पूर्ति के वो समाज के साथ चल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये चीज भी जरूरी है। आज हम अगर वंचित समाज के बच्चों को अगर लैपटॉप देते हैं तो निश्चित रूप से 35-40 हजार का लैपटॉप खरीदना उस परिवार के लिए बहुत मुश्किल है। हाँ। जो आर्थिक रूप से विपन्न है, अब तो उनको मेन स्ट्रीम पे लाने के लिए नहीं, तो रेवड़ी वाली कैटेगरी में क्या क्या आएगा सर? बृजमोहन जी, रेवड़ी की कैटेगरी बताइए। मैंने बताया ना, रेवड़ी की कैटेगरी वो है कि हम जब व्यक्तियों को, एक एक व्यक्ति को जब हम सुविधाएं देने की बात करने लगते हैं स्पेसिफिक रूप से, मुझे लगता है वो रेवड़ी की कैटेगरी में आएगा। ठीक है। और आने वाले दिनों में इससे एक लंबी बहस भी होना है। और डॉक्टर अभिषेक राय, समाजवादी पार्टी के पास जाना है। रजत जी एक छोटी सी बात, हाँ। आपने जो कहा कि लोग 80 करोड़ लोगों को अन्न दिया जा रहा है, हमने अपने संविधान में ये संशोधन किया है, राइट टू फूड, कि राइट टू फूड के तहत उनको अगर सुविधाएं दी जा रही है तो ये तो मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं संविधान में आ गया। मैं कह रहा हूं कि रेवड़ी किस में आएगा? अभिषेक जी, डॉक्टर अभिषेक राय, समाजवादी पार्टी, रेवड़ी किस में आएगा? वो बृजमोहन जी कह रहे हैं साहब लैपटॉप आपकी सरकार ने तो खूब सारे लैपटॉप्स बांटे थे, ये सरकार भी जा रही है। राजस्थान में मोबाइल्स बंट रहे हैं, साउथ आप जाइए तो वहां गाड़ियां भी बढ़ जाती हैं चुनाव के इर्द गिर्द। तो मैं ये कह रहा हूं कि रेवड़ी किसको बांटा जाए? अगर कोई महिला फ्री में बस में सफर कर रही है तो क्या उसको रेवड़ी माना जाएगा? क्या अगर अस्पताल की सुविधा फ्री में मिल रही है, क्या उसको रेवड़ी माना जाएगा? क्या बिजली पानी सब्सिडाइज रेट में 1 यूनिट तक मिल रहा है जिसका उपयोग कोई कर रहा है, क्या उसको रेवड़ी माना जाएगा? तो रेवड़ी माना किसको जाए? भाई एक गरीब बच्चा है, अगर वो आजमगढ़ से 40 किलोमीटर दूर एक गांव में रहता है और उसको एक लैपटॉप मिलता है और वो उससे कनेक्ट होता है, अपनी पढ़ाई करता है, नेट यूज करता है, तो क्या वो रेवड़ी माना जाएगा? रजत भाई देखिए, अभी मैं सारे प्रवक्ता मित्रों को सुन रहा था। हाँ। बड़ा विरोधाभास है इसमें। अगर भारतीय जनता पार्टी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देती है, कि जब इन्हें सत्ता मिली थी तो 42 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन थे, आज वो 80 करोड़ हो गए, तो ये इनकी उपलब्धि है। और ये 80 करोड़ को कहते हैं डिपेंडेंट नहीं बना रहे हैं, डिपेंडेंट बना रहे हैं, इंडिपेंडेंट नहीं बना रहे हैं। इनके रोजगार कहाँ चलेंगे? जो 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किया था, आजादी के बाद से सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर इस वक्त है। ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूं। दूसरी बात, अब ये कहते हैं टैक्स पेयर्स के पैसे की बात करते हैं। साहब टैक्स पेयर्स के पैसे से अडानी अंबानी जैसे इनके बड़े बड़े मित्रों को लोन मिलता है और वो लोन वेव ऑफ हो जाता है। नीरव मोदी पैसा लेते हैं बैंक से, उन्हीं टैक्स पेयर्स के पैसे से, और लेके फरार हो जाते हैं। आप और मैं रजत भाई, हम लोग इनकम टैक्स भरते रहते हैं। अगर आपने एक गाड़ी खरीद ली तो आप रोड टैक्स दोगे, और उसी रोड टैक्स के बाद आप जिस रोड पे चल रहे हो जो आप ही के पैसे से बनी है, आप टोल भी दोगे। फिर उसके बाद आप पेट्रोल डीजल डलाओगे, उस पर भी आप टैक्स दोगे। तो पिस कौन रहा? पिस तो जनता रही है, जो मिडिल क्लास के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं। सिर्फ रेवड़ियां माननीय प्रधानमंत्री जी एक लच्छेदार भाषण दे जाते हैं, उनके वो जो करें वो चमत्कार, बाकी दूसरा करे तो ये लोग हाहाकार मचाते हैं, क्योंकि इनकी जमीन खिसक रही है। हाँ। ये सिर्फ प्रलोभन देना चाहते हैं। 15 लाख रुपए किसके अकाउंट में है रजत जी? आपके अकाउंट में है, मेरे अकाउंट में तो शायद नहीं है। 2013 में माननीय प्रधानमंत्री जी का वादा था कि स्विस बैंक से काला धन ले आएंगे। कहाँ है वो काला धन? जो लेटेस्ट सेंसस वो आए हैं, डाटाज हैं, स्विस बैंक में काला धन बढ़ रहा है, हिंदुस्तानी झुनझुने हैं। तो बात है कि भाजपा ने इस देश की जनता को झुनझुना समझ लिया है। जब मन करेगा मोदी जी तब आएंगे, कहेंगे निगड़ जी झुनझुना। सुनिए 10 सेकंड दीजिएगा। सुनिए, 10 लाख करोड़ मैं दो, जवाब देती हूं। 1 लाख करोड़ दो, 50 लाख करोड़ दो, कितने लाख करोड़ दो बता दो। ये मोदी जी कहते हैं मंच से बिहार की जनता निगड़ जी को। झुनझुना, बताइए, ये तानाशाही मानसिकता दिखाता है। रजत जी ने चुप कराइएगा तो मैं बोलूंगी। दीपक जी जवाब ले लीजिए, वक्त कम है, मल्होत्रा के पास भी जाना है। निगड़ जी जवाब दीजिए झुनझुने पर। बहुत धन्यवाद रजत भाई। मैं बहुत स्पष्ट सवाल का जवाब देने वाली हूँ।
इन्होंने कुछ बात करी झुंझुने वाली और इन्होंने बात करी कि बाकी सरकारों में, चलो मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, हमारी सरकार है, आप मुफ्त रेवड़ी कहते होंगे, मैं वेलफेयर कहती हूँ, मेरे धागे पर उसमें अंतर होता है, शायद आपको समझ नहीं है, दोबारा समझा देती। 2006 में रजत भाई जब हमारी सरकार तभी, अरे सुनिए ना, इस देश को बता दीजिए मोदी जी ये किस हक से बोलते हैं 10,000 करोड़ दूं, 50,000 करोड़ दूं, 1 लाख करोड़ दूं, 5 लाख करोड़ दूं, बताओ बोलो कितना दूं? ठीक है, आ रहा हूं दीपक, एक मिनट आ रहा हूं, एक बार शुभ को जोड़ ले। शुभ, ये बहस लंबी बहस है, कोई भी राजनीतिक पार्टी अफोर्ड नहीं कर सकती कि पहली सरकारें अगर मुफ्त में कुछ दे रही हैं तो दूसरी सरकार आएगा बंद कर दे। जो व्यक्ति इसको बंद करेगा उसका वोट बैंक बिल्कुल खत्म हो जाएगा। रजत भाई एक मिनट में आ रहा हूं, एक मिनट में आ रहा हूं निकट जी। शुभ मल्होत्रा, नहीं मुझे 20 सेकंड दीजिए, मेरी आ रहा हूं मैं, बिल्कुल क्लब कर दे रहा हूं। विपक्ष के 2 सवाल है, आप समय ज्यादा ले लीजिएगा। शुभ, मैं ठीक है। देखिए वो है, देखिए सस्टेनेबिलिटी की आप बात कर रहे हैं, मैं समझ रही हूँ, लेकिन जिस दिन पार्टियां इस चीज को एक सोशल वेलफेयर मॉडल के तौर पे देखना शुरू कर दें तो उस दिन ये मॉडल सस्टेनेबल हो जाए। अब मैं बहुत ही छोटा सा केस स्टडी लेती हूँ। दिल्ली में कैसे, आप देखिए पिछले लगभग 10 साल, 20 साल, 25 साल में महिलाओं का जो स्पेस था सोसाइटी के अंदर वो धीरे धीरे कम होते जा रहा था और बहुत सारे निर्मम कांड भी हुए जो नहीं होने चाहिए थे महिलाओं के साथ। तो उसको लेकर के कहीं पे चिंतन किया गया कि महिलाएं आखिर दिल्ली को उनको और आगे कैसे लाया जाए। उसके अलावा हमारे देश में प्रथा ऐसी है कि महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं, बाहर निकल पाती हैं तो अब डीजल पेट्रोल के दाम ऐसे हो गए हैं कि ज्यादा दूर जा नहीं सकती काम करने के लिए। तो जो ये 50% जो भारतवर्ष का पॉपुलेशन है उसको कैसे इकोनॉमिकली यूटिलाइज भी करा जाए और साथ में सशक्तिकरण भी करा जाए। तो उसके लिए आप देखिए कि दिल्ली में एक साधारण सी चीज इन्होंने शुरू करी जो है कि महिलाएं फ्री बस से ट्रैवल कर सकती हैं। फ्री बस से ट्रैवल करने से क्या होता है कि महिलाएं भी कमाने लग गई। अब बिजली पानी में छूट मिलती है तो महिलाओं के कमाने से जो गृहिणी होती है, जो गृहस्थ संभालता है दिल्ली का आदमी, उसके जेब में पैसा जाने लग गया और वो पैसा खर्च करके और इकोनॉमी को बढ़ावा देने लग गया। तो ये होता है प्रॉपर थिंकिंग और ऐसे बनती है चीजें सस्टेनेबल। लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसको लेकर के अब हमारे प्रधानमंत्री जी हाल के, खैर मैं तो ये बोलूंगी कि अभी तो इनके जो स्टेटमेंट आ रहे हैं भाजपा के और प्रधानमंत्री जी कभी किसी चीज को पाप बोल देते हैं, कभी किसी चीज को रेवड़ी बोल देते हैं, बहुत ज्यादा थ्रेटेंड और नर्वस लग रहे हैं ये इन सब चीजों को। और हम इंडिया अलायंस में हैं, इंडिया अलायंस के पार्टनर्स है, हम नॉलेज शेयर करेंगे कि ये सब चीजें भारतवर्ष में कैसे अचीव हो जा सकती है। अगर महिलाओं को फ्री बस दे दिया, शुभ जी कह रही हैं, क्या गलत किया बताइए? घर से बाहर निकल रही हैं, जॉब्स कर रही है, आना जाना फ्री हो गया, बहुत अच्छा लगता है। इसमें क्या गलत है बताइए? मैं आ रही हूँ आपकी बात, मैं आ रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है जब आम आदमी पार्टी अपनी सशक्त महिला प्रवक्ता को टीवी पर भेजती है और बहुत बुरा लगता है जब महिला सशक्तिकरण के नाम पर ये नौटंकी करते हैं। और मैं बताती हूँ, ये कह रहे महिलाओं को मुफ्त सेवा दे दी बस इसके, अरे मुफ्त में बिठाकर जिस कमांडो के नाम पे आपने व्यक्ति को बिठाया था, अभी हाल ही में वीडियो वायरल हुई थी, किस प्रकार वो महिला के साथ जबरन जबरदस्ती कर रहा था, छेड़खानी कर रहा था, मुझे बताने की जरूरत नहीं, देश ने देखा है। इन्हीं के कैलाश गहलोत के ओएसडी, नियुक्त ओएसडी जिसको बनाने वाले थे वो किस प्रकार एक छोटी सी बच्ची का रेप करता है, उसे प्रेग्नेंट करता है, उसका अबॉर्शन करा देता है जबरदस्ती, वो सब हमने देखा। कारण ये भी था कि उसके खिलाफ 4 ऐसे आरोप भी थे पहले भी महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के और रेप केस का मोलेस्टेशन के, इन्होंने कुछ नहीं करा। खैर मैं आ रही हूँ, उस बात पे आ रही हूँ, सुनिए मेरी बात। तो महिला सशक्तिकरण पे महिलाओं को फ्री बसेस दे देंगे तो इसकी बात आप मत करिएगा, पहले महिला सशक्तिकरण कर लीजिए। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं मध्य प्रदेश की। इन्होंने बात करी थी जो हमारे राज्यों की सरकार है वहां तो मुफ्त रेवड़ियां 2006 में जब हमारी सरकार आई थी रजत भाई, 2006 में जब मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आई, एक सरकार ने योजना लागू करी, लाडली लक्ष्मी योजना उसका नाम। आज तक अगर हम डेटा उठा के देखें तो 40 लाख बहनों को उसमें लाभ मिला है। किस चीज में लाभ मिला है? स्वास्थ्य में लाभ। दीपा, 40 लाख बहनों को लाभ मिला है, आप भी मध्य प्रदेश में आते हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं उसका? रजत भाई मैं किसी चीज पर नहीं बोलती, आप रजत भाई से 20 सेकंड दीजिए, उसके बाद मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। मुझे 20 सेकंड एक मिनट निगत जी कंप्लीट कर लीजिए। यही तो समस्या है, निगत जी उसमें कहा लक्ष्मी योजना में लाभ मिला है, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, बहनों को आगे पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप्स मिल जाए उसमें। सुनिए मेरी बात, महिलाओं को सशक्त बनाने में, महिलाओं को लखपति बनाने में ये लाभ मिले। इसको मैं वेलफेयर कहती हूँ, इसको मैं मुफ्त फ्रीबी नहीं कहती, क्योंकि महिला सशक्तिकरण का डंका। ठीक है दीपक, क्या इसका भी विरोध है? लाडली योजना का भी विरोध है मध्य प्रदेश में? देखिए भाजपा प्रवक्ता का 1-to-1 इंटरव्यू ले लीजिए, इनको रोकिए मत।
क्योंकि ये रुकने वाली नहीं, नहीं। मुझे मोदी 30 जी की सेकंड बीमारी दीजिए, सबको मुझे लग 30 गई है सेकंड भाजपाइयों दीजिए। को। 30% क्या है? ठीक है, ये लंबी बहस है और ये जो चुनाव है क्या ये है? इस बहस को और बड़ा कर देगा कि कि किस राजनीतिक दल के पास कितना बड़ा पिटारा है। वक्त की थोड़ी कमी है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और देश का सवाल का हिस्सा बने। कोशिश ये थी समझे, सुप्रीम कोर्ट ने जवाब भी मांगा है कि साहब बताइए कब तक मुफ्त की रेवड़ी है। अब राजनीतिक दल जो सत्ता में है या विपक्ष में है, कोई भी आदमी जो पहले से चली आई योजना है उसको बंद नहीं कर सकता। जब आप बंद करेंगे तो उसका विरोध होगा और वोट बैंक खिसक जाएगा। इसलिए आदमी जब आता है तो कहता है अगर 10 रुपए बट रहा है तो 12 कर दीजिए, लोग नाराज ना हो, क्योंकि नाराजगी जनता की कोई भी राजनीतिक दल झेलना नहीं चाहता।